हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। दोस्तों, केवीएस के जो फॉर्म निकले थे उसमें जो पीआरटी वाली वैकेंसीज थी उसके लिए मैट्रिक्स एकेडमी की तरफ से स्पेशल मैथ के लिए बैच निकाला गया है। यहाँ पर जो आपको मैथ सिखाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। बेसिक से एडवांस तक आपको मैथ सिखाया जाएगा। बेसिक का मतलब है कि आपको बताया जाएगा कि भाई इसमें नंबर क्या, कौन कौन से प्रकार के नंबर होते हैं। जो जो आपका सिलेबस होगा, जो जो से चैप्टर आपके आने वाले हैं, उन सारे चैप्टर्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। इससे आसान आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर मैथ सिखाया जाएगा। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा नंबर सिस्टम के बारे में, कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक्चुअली जो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है कि मैथ्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो उन मैथ्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर, उन नंबर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम करने वाले हैं कि किस किस प्रकार के नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन सभी नंबर्स के बारे में यहाँ पर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे आप लोगों को। तो उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति, जो आज का चैप्टर है आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम होता क्या है, इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। देखिए, विभिन्न संख्या, जितनी प्रकार की संख्या आपके पास होती हैं, तो उन सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में ये जो पूरी वीडियो होने वाली है, जो पूरा कोर्स आपको होने वाला है, बिल्कुल हिंदी में होने वाला है, आसान भाषा में होने वाला है और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारा संख्या पद्धति में किस किस प्रकार के नंबर्स मिलते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि अंक यानी कि डिजिट आप किसे कहते हैं। तो गणित में 0 से 9 तक के संकेतों को अंक कहते हैं। देखिए, 0 से 9 तक जो संकेत होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो संकेत होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन संकेतों को ही आप अंक कहते हैं। तो ये गणित में हमारे अंक कहलाते हैं। तो इन्हें हिंदी में अंक बोलते हैं और इंग्लिश में इनको डिजिट बोला जाता है। उसके बाद संख्या किसे कहते हैं यानी कि नंबर्स किसे बोलते हैं। तो एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। तो एक से अधिक अगर अंक हम एक साथ मिला दे तो वहां पर आपका निर्माण हो जाएगा संख्या का। इसके उदाहरण एक बार हम देखें, जैसे 1 हमारा एक अंक है, 0 हमारा दूसरा अंक है, इन दोनों को एक साथ मिलाया तो 10 बन गया, तो ये 10 आपकी एक संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से 22 है, तो 2 अंकों का यहाँ पर यूज हो रहा है, जैसे कि 2 या 2 है, तो अलग अलग संख्याओं को, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, 7 एक अंक है, 3 एक अंक है, 5 एक अंक है। यह 3 अंकों को हमने यूज किया, उन 3 अंकों को एक साथ मिला दिया, तो वहां पर एक संख्या का निर्माण हो गया है। तो आगे देख लेते हैं एक बार। इसके बाद ये तो हमारा कुछ बेसिक चीजें थी कि भाई हमारी जो अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। यहां से आपका एक्चुअल में संख्या पद्धति स्टार्ट होती है कि हमारे कितने प्रकार की संख्याएं होती है, संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है प्राकृतिक संख्या, कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, प्राकृतिक में वर्ड आता है प्रकृति यानी कि नेचुरल यानी कि नेचर। तो जो नेचर होता है आपका, तो नेचर में जो हमारी चीज़ें होती है उन्हें हम कैसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंट करते हैं। वो कहाँ तक होती है, वो अनंत तक गिनती जाती है। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से ये आपका अनंत तक जाएगी। तो जब ये संख्या अनंत तक जाती है तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, कि सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे आगे हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक रूल है प्राकृतिक संख्या के लिए, कि यदि ए व बी यदि कोई प्राकृतिक संख्या हो, तो आपको 2 संख्या दे दी, ए और बी। यहां पर ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6। अगर 1 और बी 2 कोई प्राकृतिक संख्या है और अगर आप उन्हें जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, ए प्लस बी सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। यानी कि अगर आप 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, 2 एक प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है। इसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 3 भी एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। इन्हें जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जो
जो कि खुद एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। यदि दो या दो से अधिक कितनी भी संख्या हो उन्हें आप जोड़ते हो और वो संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर आप उन्हें जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वह भी आपका एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आएगा। इससे आगे अगर हम देखें, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे a माइनस बी सदैव प्राकृतिक संख्या होगी। देखिए a माइनस बी को अगर आप घटाओगे, अच्छा यहाँ पर जो a होगा वो बड़ा होगा, a जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, b से। अगर आप इन्हें घटाते हो कि 5 यानी कि पहले वाली संख्या बड़ी होगी और दूसरे वाली संख्या छोटी होगी, 5 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 भी आपका एक प्राकृतिक संख्या आएगी। तो यहां पर जब भी आप a में से b घटाते हो और a यानी कि पहले वाली संख्या जिसमें से घटाया जा रहा है वो एक बड़ी संख्या हो तो ये भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या होगी। ये ध्यान रखना कि a जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आप a और b की मल्टीप्लाई करते हो और a और b दोनों एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कि 2 गुना 3 एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों 2 3 6, तो 6 भी एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। अच्छा, a को अगर आप b से भाग करते हो और ये पूरी तरीके से विभाजित हो, a को b से भाग दिया जाता है तो सदैव प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे a हमारा मान लिया 9 है, b आपका 3 है, तो 3 से 9 को अगर आप काटेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। ये इसे अगर पूरा डिवाइड यानी कि विभाजित करता है। यहां पर एक रूल और लिख लीजिए कि a की पावर अगर b होगी ये भी सदैव प्राकृतिक संख्या ही होगी। a की पावर यदि b होगी तो ये भी सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि 2 मान लेते हैं हम a की जगह कि a हमारा 2 है और b हमारा 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या ये एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो ये भी बिल्कुल एक प्राकृतिक संख्या होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब जो ऊपर पावर है नीचे वाले नंबर की अपने आप में उतने टाइम्स ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 की अपने आप में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आपका आंसर आएगा, जो कि अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से इनमें ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पे क्या आता है, प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पे, गुणा करने पे या भाग करने पर क्या आएगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आगे देख लेता हूं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों इसे जरा ध्यान से समझिए कि पूर्ण संख्या कहा किसे जाता है। अच्छा, 2 प्रकार की मैंने यहाँ पूर्ण संख्या लिखी है, एक पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर भी बोलते हैं हम, और दूसरी पूर्ण संख्या जिसे परफेक्ट नंबर भी हम बोलते हैं। कि मैंने 2 संख्याएं क्यों लिखी हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार ध्यान से समझेंगे। तो पूर्ण संख्या जो होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए आपका जो प्राकृतिक संख्या थी वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 से आपका इन्फिनिटी तक जा रही थी। तो अगर इसके साथ में 0 को भी ऐड कर दूं यानी कि 0, अब गिनती जो स्टार्ट होगी वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते रहेंगे तो ये आपका एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर आपका कहलाएगा। अच्छा, दूसरा जो प्राकृतिक संख्या, अच्छा यहाँ प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या है, जो आपका पूर्ण संख्या, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W से अगर आप इसे W से पूर्ण संख्या को प्रकट किया जाता है और जो आपका प्राकृतिक संख्या होती है उसके साथ अगर हम 0 का लगाते हैं तो ये हमारी एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। W से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से समझना। परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है, इंग्लिश में से परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यदि आपसे पूछ ले परफेक्ट संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर करने पर वही संख्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती है। देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि ऐसी संख्या है, जैसे कि मान लिया मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, 6 28 496 8128। तो ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग, जो उसके फैक्टर्स हैं जिससे वो संख्या कटती है, उन्हें गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि मान लिया 6 है, तो 6 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 6 कटेगा 2 से कटता है, 6 3 से कटता है, 6 से कटता है और 6 1 से भी कटता है। 1 से तो सभी संख्या कट जाती हैं, तो 6 के ये 4 फैक्टर्स आएंगे। तो उसने कहा ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, तो हमें यहाँ पर 6 को नहीं लेना क्योंकि 6 के ही गुणनखंड कर रहे हैं, तो इनका योग वही संख्या आ जाए। तो 2 और 3 5 और 1 6। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे कि 2 + 3 + 1, तो 2 और 3 5 और 1 6, तो जोड़कर वापस वही संख्या आ जाती है, वापस 6 ही आ जाता है। तो ऐसी संख्याओं को परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया 28, तो 28 को एक बार यहाँ समझेंगे। 28 के गुणनखंड, 28 किन किन संख्याओं से कटता है, तो 28 एकम 28,
14 दूनी 28 और 7 चौक 28, या फिर आप ऐसे समझिए 28 किन किन संख्याओं से कटता है, 28 1 से भी कटता है, 28 2 से भी कटता है भाई, 14 दूनी 28, 28 4 से भी कटता है, 4 7 28 और 28 7 से भी कटता है, 7 चौक 28 और 28 हमारा 14 से भी कटता है, 14 दूनी 28 और 28 हमारा 28 से भी कटता है। बट स्वयं को छोड़कर तो 28 को तो हमें नहीं लेना है। इससे अलग कौन कौन से नंबर है हमारे पास, तो इससे अलग 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। तो इन्हें जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो वापस वही संख्या आ जाएगी आपकी। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या होती है, तो उन संख्याओं को परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या एक दो होल नंबर होता है, एक आपका परफेक्ट नंबर होता है, तो ये संख्या भी आपकी पूर्ण संख्या ही कहलाती है। इस तरीके संख्या भी आपकी पूर्ण संख्या ही कहते हैं, इसे इंग्लिश में आप परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं एक बार पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं हम किसे कहते हैं, ये ध्यान से समझना कि पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती है। इन्हें हिंदी इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है, कि इंटीजर नंबर कौन से होंगे। तो पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव, ऋणात्मक का मतलब यहाँ पर नेगेटिव यानी कि माइनस वाले नंबर्स की बात कर रहा है, तो नेगेटिव संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी, यदि हम पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं में माइनस के सारे नंबर ऐड कर दें तो उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पर जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलती हैं, कि माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर और 0 सबको अगर आप ऐड कर दें तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को हम z से प्रकट करते हैं, यानी कि z से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है तथा सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 0 बीच में होगा, इधर सारे आपके नेगेटिव नंबर होंगे और 0 से इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इधर सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, और इधर कैसे होंगे आपके सारे इधर पॉजिटिव नंबर होंगे और उधर सारे आपके नेगेटिव। तो 0 से छोटा कौन है, -1, -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से छोटा कौन है, -3। देखिए माइनस की जो संख्या होती है वो बड़ी अगर आपको दिख रही है तो वो छोटी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, माइनस का 45 है और माइनस का 2 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपकी -2 है। माइनस का मतलब कुछ इस तरीके समझिए, माइनस का मतलब है कर्ज, कि किसी आदमी के ऊपर कुछ कर्जा है, तो 45 रुपए कर्जा है, माइनस का मतलब कर्जा, और दूसरे आदमी के ऊपर 2 रुपए कर्जा है। तो उन दोनों में अमीर कौन है, तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर 2 रुपए कर्जा है उन दोनों में तो वही अमीर कहलाएगा। तो इसका मतलब बड़ा कौन है इन दोनों में, तो 2 आपका बड़ा कहलाएगा यहाँ पर। तो माइनस की जो संख्या अगर आपको बड़ी दिख रही है, 2 संख्या है, दोनों माइनस की हैं, और जो माइनस में बड़ी संख्या होती है वह छोटी कहलाती है और छोटी संख्या आपकी बड़ी कहलाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं 0 की बात करूं कि किसी आदमी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, ना ही उसके पास कुछ कैश है या पैसा है, तो यहाँ पर इन दोनों से तो बेहतर यह आदमी है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो वो ज्यादा अमीर है। इसका मतलब 0 सभी माइनस के नंबर से बड़ा होता है पर सभी प्लस के नंबर से छोटा होता है। तो यहां पर भी हमारे कुछ रूल्स हैं कि ए व बी यदि कोई पूर्णांक संख्याएं हो, तो ए और बी आपको कोई पूर्णांक संख्याएं दे दी, तो यहां पर a प्लस बी सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। ए और बी क्या होगा, सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। देखिए माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। देखिए माइनस माइनस की संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो आंसर हमारा माइनस में ही आता, माइनस का 7 आ गया। या फिर माइनस के 5 हैं और प्लस के 11 हैं, ये एक माइनस पूर्णांक है और ये आपका एक ये भी माइनस पूर्णांक है। बट जब हम यहाँ पर आए कि एक माइनस इंटीजर और एक प्लस इंटीजर, 2 इंटीजर आपको दिए हैं, तो जब आप इन्हें घटाओगे कि एक आदमी के पास 11 रुपये कैश है और 5 रुपये कर्जा है, तो बचेगा कितना, 6 रुपये, तो वो भी किसका, प्लस का। देखिए मैं इसे समझा देता हूँ, जब भी आप संख्याओं को जोड़ो, अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो उन्हें जोड़ने के बाद आंसर आपका माइनस में ही आता है। यदि अगर दोनों संख्याएं प्लस की हो तो उन्हें जोड़ने के बाद आंसर आपका प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की तो जोड़ने के बाद आंसर माइनस आया, पर अगर दोनों संख्या प्लस हो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन्हें जोड़ोगे तो 7 आएगा और 7 आपका प्लस रहेगा। अगर आगे कोई साइन नहीं होता तो वहां पर प्लस का साइन होता है। तो -5 माइनस, दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगा बट माइनस का साइन आएगा, बिकॉज दोनों संख्या माइनस की हैं। अगर दोनों संख्या प्लस की हो तो भी जुड़ेगा बट यहां पर साइन आपका प्लस का आएगा। बट अगर एक संख्या माइनस हो और एक संख्या प्लस हो तो यहां पर क्या होगा, तो जहां पर एक संख्या माइनस होती है और एक संख्या प्लस होती है तो हमेशा बड़ी संख्या का साइन आता है। तो यहां पर बड़ी संख्या 11 है। देखिए बड़ी का मतलब यहां पर इनके साइन के साथ में बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आपसे अगर मैं कहूं -5 और +2 तो यहां पर बड़ा 2 है
बट इन जनरल अगर हम बात करें साइन को छोड़कर कि 5 और 2 में बड़ा कौन होता है तो 5 होता है, तो वहां पर साइन आपका माइनस का आएगा। जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो हमेशा घटाएंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आपका आएगा। तो यहां पर 11 बड़ा था, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस का साइन आएगा। यहां पर माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस होगा तो घटेगा, बट साइन किसका आएगा? माइनस का, बिकॉज माइनस की संख्या यहां पर बड़ी है। 5 में से 2 जाएगा तो 3, और माइनस का ही यहां पर घटाने के बाद साइन आएगा। क्या a माइनस बी, अगर दो संख्याओं को घटाओगे तो सदैव पूर्णांक संख्या होगी। मतलब अगर दो पूर्णांक संख्या हैं, और भी आपकी दो पूर्णांक संख्या है, उन्हें अगर आप घटाते हो तो घटाने के बाद एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। मान लिया एक 4 है, एक -7, इन आप घटाएंगे, 4 में से 7 जाएगा तो -3, बिकॉज माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। एक प्लस है, एक माइनस है, तो हमें घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, और जो माइनस का 3 है वो हमारा एक पूर्णांक है। अगर गुणा हम करते हैं सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। देखिए गुणा के लिए मैं आपको एक बेसिक सा रूल बता देता हूँ, गुणा के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, तो यहाँ पर समझ लेना एक बार ध्यान से। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको रूल्स बता रहा हूं कि जब भी प्लस और प्लस की संख्याओं के आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो आपके प्लस की संख्या है, उनके आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका प्लस में ही आएगा। अगर आप एक प्लस और एक माइनस की संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस है और एक प्लस है, जब डिफरेंट साइन हो प्लस माइनस तो आपका हमेशा माइनस आएगा, या फिर माइनस इंटू प्लस हो तब भी आपके डिफरेंट ही साइन हुए तो यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा। बट अगर दोनों साइन सेम हो, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा। तो देखिए समझना क्या है यहाँ पर कि जब प्लस प्लस के साइन, मतलब सेम साइन आपको देते हैं, दो संख्याएं आपको दी है और दोनों के साइन एक जैसे हैं, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपका प्लस आएगा। इसी तरीके से जैसे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह आपका माइनस है तो सेम साइन है, सेम साइन के लिए आपका प्लस ही आता है, तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बट जब डिफरेंट साइन हो, दो संख्याओं के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के साइन डिफरेंट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों ही कंडीशन में आपका माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देख लेता हूं कि मान लिया 7 × 4, तो 7 4 द 28 आपका आएगा, और दोनों ही संख्या आपके यहाँ पर प्लस की। देखिए संख्या या तो प्लस की होती है या माइनस की, दो ही आपके साइन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आगे कोई साइन आपका नहीं दिया तो वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो यहाँ अगर आगे कोई साइन नहीं दिया तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। तो प्लस प्लस, आगे कोई साइन नहीं दिया तो ये आपका प्लस का है। तो 7 4 द 28, और दोनों संख्या आपकी यहाँ पर प्लस की है, तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर 7 × 4 करूँ और दोनों आपके माइनस में ले लूँ, तो 7 4 द अगेन 28 होगा, बट माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस हमने देखा क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा आपका वो प्लस का ही आएगा। आप नहीं भी लगाएंगे तो प्लस का है, अगर लगा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर माइनस का 7 है इंटू प्लस का 4 है, तो 7 4 द 28 होगा, और माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, डिफरेंट साइन अगर आगे संख्या हो गए तो वहां पर आपका इस तरीके से हो जाएगा। बट अगर मैं करूं 4 × 7, 14 × 2 ले लेते हैं, ये प्लस का दूसरा माइनस का, 14 2 ज़ा 28, और ये प्लस माइनस ये माइनस का आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चंस एक बार एक एक क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ कि 7 × 2 ये माइनस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, और एक ये माइनस ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए करने का क्या तरीका होता है, आप इनके सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें। 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 दूनी 140, और 140 पंजे 700, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 700। बट अब साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा या माइनस का? तो आप माइनस साइंस की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस, जैसे 7 मैंने माइनस के लिया ना, माइनस माइनस मैंने करा प्लस, प्लस प्लस है, सॉरी प्लस 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 ही रहेगा। एक बार देख लेते हैं, इसे मैं सही से लगा देता हूँ। देखिए 7 2 ज़ा 14, तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो गया, 14 5 ज़ा 70, तो प्लस प्लस ये प्लस का था तो प्लस 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 ही हो गया, और 72 ज़ा 140, और प्लस माइनस आपका माइनस आएगा, और 145 ज़ा 70 होगा, और सॉरी 700 होगा,
तो माइनस प्लस अगेन आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। या फिर आप काउंट कीजिए माइनस की संख्या 1 2 3। अगर माइनस की संख्या आपकी एक विषम संख्या आ रही हो, विषम संख्या किसे कहते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। माइनस की संख्या अगर एक विषम संख्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, तो 3 आपका एक विषम संख्या होती है, तो आप माइनस से लगाएंगे। अगर माइनस की संख्या एक सम संख्या आ रही हो, माइनस जो है उनकी संख्या एक सम संख्या आ रही हो, तब आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे। आगे हम देख लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो इसे एक बार हम लोग समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग दे देता हूँ कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से जो साइन के लिए जो रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग करिए। इसे करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप इसके कीजिए, और प्लस माइनस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। 71 है, ये 22 है, -51, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो -3 2 -14 -9 +6 2 -3 +11, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 33 -91 +62 -42 +16 -32। ये 3 क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं, और ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके जोड़ने या घटाने के लिए। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए, मैं चेक करूंगा कि आपको जो ये चीज़ है ये समझ में आई है या नहीं आई। आगे मैं देख लेता हूं। आगे जो आपको बता रखा है सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी, ऐसे कोई भी नंबर आपको दे रखा है जो 2 से कट जाए वो आपका सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये सभी संख्या 2 से कट जाती हैं, तो इन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दे जैसे कि 4 3 6 5 9 4, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो आपका यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, सिर्फ इसे चेक करो। जो आपको 4 दिया है कि यह 2 से कट जाता है, अगर ये 2 से कट जाती है तो पूरी संख्या आपकी एक सम संख्या कहलाती है। तो इकाई का अंक आप चेक करो कि ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, और वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी, यानी कि एक इवन नंबर कहलाएगी। तो आपको जब भी कोई नंबर दे सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखो, इकाई का अंक देखो कि ये संख्या 2 से कट रही है। अगर ये संख्या 2 से कट रही है तो ये संख्या आपकी सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर कहलाएगी। अच्छा, विषम संख्या हम किसे कहते हैं यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से नहीं कट रही है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, आप इकाई का अंक देखिए, क्या ये 2 से कट रहा है भाई? 9 2 से नहीं कटता है, 9 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 9 अगर नहीं कटता है तो इसका मतलब ये आपकी सम संख्या नहीं है, ये एक आपकी विषम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त, यानी कि एक अपने आप से और एक से तो सभी संख्या कटती हैं, अपने आप से और एक से सभी प्राकृतिक संख्याएं कट जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं यानी कि अपने आप से और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से और विभाजित हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि आपका कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से तो कटती है और एक से भी कटती है और इससे अलग किसी और नंबर से भी कटती है, तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे कि 4 है, तो 4 क्या है, 4 अपने आप से कट जाता है। देखिए 4 एकम 4 और एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भी 4 टाइम्स से काट देता है, 1 चौके 4। बट अगर मैं बात करूं ये इस अलग किससे कटता है, तो ये इस अलग 2 से कटता है, 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये तो सब है। जैसे कि मैं बात करूं 81 की,
तो 81 किससे कटता है? 81 से तो कटता है। इससे अलग किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा। इससे अलग किससे कटेगा? तो 3 से भी कटता है। देखिए 3 2 6, 2 इधर आएगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, इससे भी कटता है। तो 81 और किससे कटता है? देखिए 3 से कटता है, 9 से कटता है, 81 से भी कटता है, सॉरी 81 से भी कटता है, उससे अलग 27 से भी कटता है। तो इन सारी नंबर से, इन सभी नंबर से 81 डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? एक कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो उन्हें आप कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या है, देखिए भाज्य संख्या वो है जो अपने और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए तो उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, जो किसी और से नहीं कटती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 जो है आपका, 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इससे अलग जो भी सम संख्याएं होंगी वो सब 2 से तो कटेंगी, तभी तो सम संख्या कहलाएंगी। तो इसलिए 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाती है। 2 से छोटा और कोई नहीं है जो कि अभाज्य कहलाएगा। 3 5 11 13 17, देखिए आप 17 ले लीजिए, किसी से कटता है? किसी से नहीं कटता। 13 ले लीजिए, 13 से कटता है, इससे अलग किसी से नहीं कटता। 11 ले लीजिए, किसी से कटता है? नहीं कटता। 19 ले लीजिए, किसी से कटता है? नहीं कटता। 23 ले लीजिए, किसी से कटता है? नहीं कटता। तो ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटता, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या यानी कि आपका प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इन संख्याओं को आप प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये है आपका कंपोजिट और प्राइम नंबर्स यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो यहां पर आगे जो हम देखेंगे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका एक अलग चैप्टर आएगा परिमेय संख्या का, बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते किसे। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जो संख्या बटे में लिखी जा सकती है, p बटे q का मतलब क्या है? यहाँ पर p बटे q जो कि बटे में लिखी जा सकती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये ध्यान रखना है q जो नीचे वाला वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 बटे 4 है, 7 बटे 12 है, तो ये सभी संख्या है। देखिए 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 ये लिखा है p बटे q के रूप में यानी कि बटे में लिखा हुआ है, तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा अगर मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिख दूँ कि 5 आपका एक परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जी हाँ 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। तो 5 बटे 1 अगर आप लिख देंगे तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो याद रखिए 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। और मैंने कहा था q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 के लिए मैंने नहीं कहा। ऊपर 0 हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का मतलब क्या है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं? अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाले को आप हर बोलते हैं यानी कि डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर आपका 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो, रूट में अगर लिखी है, मान लो रूट में 49 लिखा है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो संख्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है, क्योंकि इसका अंडर रूट होता है 49 का अंडर रूट होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल होता है 7 होता है, और फिर 7 आने के बाद आप उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर p बटे q के रूप में लिखने पे वो परिमेय संख्या होंगी, तो ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह संख्या है, तो वह मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है। उन्हें मोस्टली किसके अंदर लिखते हैं हम? उन्हें हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, तो लिखा जाता है। और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उनका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। जैसे कि मान लिया आपने 17 लिख दिया, तो 17 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 17 का कोई वर्गमूल नहीं। अगर वर्गमूल आपको समझ में नहीं आ रहा कि वर्गमूल क्या होता है, तो आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका अलग चैप्टर आएगा। बट अभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, तो वहां पर जाकर आप एक बार देख सकते हैं। तो 17
तो 17 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब में क्या होता है एक बार आपको बता भी देता हूँ। यानी कि देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 16 जो है इसका स्क्वायर है, तो 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका कोई परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता। अगर आप 16 के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे तो 16 का आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 16 किसका वर्गमूल हो, तो 16 का वर्गमूल क्या है 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसे हम अंडर रूट के अंदर ही लिखे रहने देंगे और कहेंगे कि ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसी संख्या है जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और वो अंडर रूट के अंदर लिखे हो, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, जैसे मान लिया 217 लिख दिया आपने, मान लिया 124 लिख दिया, कुछ भी आप ऐसी संख्या लिख देते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वह आपका क्या कहलाता है, तो वह आपका एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। तो 217 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, 124 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा आगे का कोर्स चलने वाला है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको मैथ सिखाई जाएगी। यहां पर जो भी कंसेप्ट होगा उसका बिल्कुल बेसिक, जो भी ट्रिक होगी वो ट्रिक आपको बताई जाएगी, जो भी कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा। इससे आसान तरीके से आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने पीआरटी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।